हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस बिलो। आज की जो हमारी वीडियो है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। अभी फरवरी के महीने में हमें इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करके और फरवरी मंथ की पे देनी पड़ती है टीडीएस डिडक्ट करने के बाद। और इनकम टैक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है एसएएस के एग्जाम में, जो ऑडिट एंड अकाउंट्स का पेपर होता है उसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आता है इनकम टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर। उसमें फरवरी मंथ की ही जो सैलरी की कैलकुलेशंस हैं वो हमें करनी पड़ती हैं और सैलरी में से इनकम टैक्स डिडक्ट करके और फिर हमें सैलरी बनानी पड़ती है। तो ये क्वेश्चंस तो हम डिटेल में बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल इस महीने में आपको सैलरीज बनानी है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स में से हम मैक्सिमम क्या क्या रिबेट ले सकते हैं अगर कोई एम्प्लॉय अपना टैक्स बचाना चाहता है। तो बेसिकली हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक एग्जेम्पशंस, दूसरी डिडक्शंस। एग्जेम्पशंस मेनली सेक्शन 10 के तहत आती हैं और जो डिडक्शन होती हैं वो सेक्शन 80 में होती हैं। उसके अलावा भी कुछ एक डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हो सकती हैं, जैसे सेक्शन 16 में, सेक्शन 24 में कुछ एग्जेम्पशंस हैं। वैसे ही सेक्शन 57 में और 16 में कुछ डिडक्शंस भी हैं, जैसे हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है वो सेक्शन 16 के अंदर आती है। एग्जेम्पशंस में हमारी एचआरए की, एलटीसी की, टीए की, एजुकेशन अलाउंस की और उसके अलावा जो इंटरेस्ट पे हम करते हैं होम लोन के ऊपर, वे सभी एग्जेम्पशंस के तहत आते हैं। सेक्शन 24 में हम इंटरेस्ट ऑन होम लोन की एग्जेम्पशन लेते हैं। और डिडक्शंस में पीएफ, एनपीएस, एलआईसी डोनेशंस, इसके अलावा मेडिकल पॉलिसी होगी। ऐसे ही कुछ डिडक्शंस हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जेम्पशंस में और डिडक्शन में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है वो एग्जेम्पशंस लेने के बाद टैक्सेबल इनकम आती है और फिर उस टैक्सेबल इनकम में से हम डिडक्शंस लेस करते हैं। उसके बाद जो नेट इनकम आती है उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस में। तो चलिए अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ये इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं। एक बार ये आप देख सकते हैं। जो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं उनका फ़ायदा सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को मिलेगा जो ओल्ड टैक्स राइम के अकॉर्डिंग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आप न्यू टैक्स राइम अडॉप्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं तो फिर आपकी 7 लाख तक की जो सैलरी है वो एग्जेम्प्ट होगी। उसके बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वैसे जो न्यू टैक्स राइम है उसमें 3 लाख तक की जो पे है वो एग्जेम्प्ट है। उसके बाद 3 से 5 लाख तक 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 5 से 6 लाख तक भी 5% का ही रेट है और 6 से 9 लाख तक फिर 10% का रेट है। लेकिन जो सेक्शन 87A है उसमें जो रिबेट है उसमें 7 लाख तक की आपकी जो पे है उस पर आपको पूरा रिबेट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ओल्ड टैक्स राइम में फाइल कर रहे हैं तो 5 लाख तक की अगर आपकी पे है तो उस पर सेक्शन 87A के तहत फुल रिबेट आपको मिल जाएगा टैक्स पर। इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो ओल्ड टैक्स राइम है उसमें 2.5 लाख तक की ही इनकम ही एग्जेम्प्ट है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है और फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% का टैक्स का रेट है। 10 लाख से ऊपर 30% आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 कॉलम हैं वो 60 से 80 ईयर के बीच जिनकी एज है जो पेंशनर हैं, और या फिर 80 ईयर से ज़्यादा जिनकी एज है और जो पेंशनर हैं उनके लिए हैं ये स्लैब। ये भी आप देख सकते हैं। तो ये इनकम टैक्स स्लैब्स हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, या फिर आप कह सकते हैं असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए। इसके बाद जो एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस हैं उनकी मैंने कोशिश की है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए कंप्लीट लिस्ट तैयार करने की, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई पॉइंट रह गया हो तो आप खुद भी इनकम टैक्स की इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ लें, या फिर अगर कोई सीए है, कोई टैक्स का एक्सपर्ट है, उससे आप सलाह ले सकते हैं। ये जो वीडियो हम आज बना रहे हैं वो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए और पेंशनर्स के लिए ही है। इसके अलावा भी कई एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हो सकती हैं जो आप बिजनेस के केस में या फिर दूसरे केसेस में ले सकते हैं। कुछ एक प्राइवेट एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हैं जिनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं सैलरी के साथ, तो उनका भी वो एग्जेम्पशन या फिर डिडक्शन ले सकते हैं। उनके लिए आपको अलग से गो थ्रू होना पड़ेगा इनकम टैक्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनसे। इस वीडियो में हम जो लिस्ट डिस्कस करेंगे उसमें मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या फिर जो पेंशनर्स हैं उनके लिए ये लिस्ट तैयार की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया मोस्टली एग्जेम्पशन सेक्शन 10 में है। जैसे कि सेक्शन 10 का फर्स्ट पार्ट है वो एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है। इसमें मैक्सिमम आप 5,000 तक की ही रिबेट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो आपको उसमें 5,000 तक की ही छूट है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो उसकी भी आपको छूट मिल जाती है, लेकिन उसके लिए फिर आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ITR 2 या ITR 4 फाइल करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो 5,000 रुपये तक की आप एग्रीकल्चर इनकम शो कर सकते हैं जो एग्जेम्प्ट होगी। जो सेक्शन 10 का 5th पार्ट है
उसमें आप एलटीसी का एग्जाम्पशन ले सकते हैं। अगर आपको एलटीसी मिली है तो आपको सिर्फ जो फेयर है उसकी एग्जाम्पशन मिलती है। मीन्स चाहे आप बाई एयर जाएं, बाई ट्रेन जाएं या फिर किसी और मोड से जाएं, बाई बस जाएं, तो उसमें आपके स्टार्टिंग डेस्टिनेशन से लेकर फाइनल डेस्टिनेशन तक और वापस आने का भी जो एक्चुअल फेयर है उसकी आपको रिबेट मिल जाएगी। बाई एयर से अगर आप जाते हैं तो इकोनॉमी क्लास की आपको रिबेट मिलेगी, और वो भी उस दर पर जो एयर इंडिया की रेट होंगे उसी रेट पर आपको उसकी रिबेट मिल पाएगी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और उसके रेट ज़्यादा हैं तो आपको उस फुल रेट की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं तो फर्स्ट क्लास एसी के फेयर की आपको रिबेट मिल जाएगी, और बाई बस आपको डिलक्स बस के फेयर की रिबेट मिल जाएगी। जिस साल आपने एलटीसी क्लेम की है ये डिडक्शन आपको उसी साल लेनी पड़ेगी, या फिर उससे नेक्स्ट ईयर भी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए भी ये एग्जाम्पशन मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इन नेक्स्ट ईयर ऑफ करंट ब्लॉक ईयर। मीन्स अगर आपने इस साल अगर एलटीसी ली है तो आप अगले साल भी अगर जाते हैं तो आप उसका भी एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसके अंदर होटल चार्जेस या फिर जो आप खाना खाते हैं, कहीं बाहर घूमते हैं लोकल में, तो उसकी आपको रिबेट नहीं मिलती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। सिर्फ आपके डेस्टिनेशन तक आने जाने का आपको रेंट मिलेगा, जो फेयर आपका लगा है, किराया लगा है, सिर्फ आपको उसकी चीज़ की रिबेट मिलेगी। इसके बाद सेक्शन 10 के ही अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें जैसे ग्रेच्युटी मिलती है आपको रिटायरमेंट पर, लीव इनकैशमेंट मिलती है, जीपीएफ की फाइनल पेमेंट मिलती है, तो ये सारी एग्जेम्प्ट होती हैं, इन पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इसी तरीके से अगर आप आर्मी से डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, मीन्स आपको कोई चोट लग गई थी आर्मी में या ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी, और आप डिसेबिलिटी पेंशन आ गए थे आर्मी से आपकी एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले ही, तो आप सेक्शन 10 के 10A के तहत ये आर्मी डिसेबिलिटी पेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं। ये आपकी डिसेबिलिटी पेंशन पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है। जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें भी ये ऑप्शन आपको मिलेगा आर्मी डिसेबिलिटी पेंशन का। उसके बाद सेक्शन 10 का 12A और 12B है, जो एनपीएस से आपकी फाइनल विड्रॉल होती है, या फिर बीच में भी आप एनपीएस से पैसे निकलवा सकते हैं। अब जैसे 25% तक घर बनाने के लिए या घर लेने के लिए आप पार्शियल विड्रॉल करवा सकते हैं। तो ये एनपीएस से जो भी विड्रॉल होती हैं ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती हैं, इन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जो फाइनल विड्रॉल होती है उसमें 60% अमाउंट ही हमें मिलता है, तो ये 60% तक, और जो पार्शियल विड्रॉल है वो 25% तक फुल्ली एग्जेम्प्ट होती हैं। उसके बाद सेक्शन 10 का 13A है, जिसके तहत हम एचआरए की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, या तो एक्चुअल एचआरए जो हमें मिला है, अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो उसका 40%, या फिर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ सैलरी तक। और थर्ड पॉइंट है एक्चुअल रेंट जो आपने पे किया है उसमें से अगर हम 10% सैलरी का डिडक्ट कर दें, तो इन तीनों पॉइंट्स में से जो भी सबसे कम होगा उसी की हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक्चुअल एचआरए जो आपको मिला है उसकी फुल एग्जेम्पशन ले लें। तो ये तीनों पॉइंट कैलकुलेट करके देखें, उसमें जो भी सबसे कम आता है उसकी आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है इनकम टैक्स में। एचआरए की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना भी रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं कि कैसे हम एचआरए की जो एग्जेम्पशन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 10 का 14 पॉइंट है कि अगर आप एजुकेशन अलाउंस ले रहे हैं तो आप 100 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ के हिसाब से, मीन्स एक बच्चे का 1200, अगर 2 बच्चे हैं तो साल के 2400 रुपये तक की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी इस सेक्शन के तहत। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो आपको 300 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ के हिसाब से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसी सेक्शन के तहत अगर किसी ब्लाइंड एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो 3200 रुपये पर मंथ तक वो एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा अगर आप टीए क्लेम करते हैं या फिर आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है, अगर आप किसी हिल एरिया पर पोस्टेड हैं वहाँ आपको हिल अलाउंस मिलता है, तो ये भी एग्जेम्प्टेड होते हैं इसी सेक्शन के तहत। इसके बाद सेक्शन 10 का 19 पॉइंट है कि अगर किसी को फैमिली पेंशन मिल रही है, किसी आर्म्ड फोर्सेज में अगर किसी का कोई फैमिली मेम्बर था या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज में था, उसकी कोई फैमिली पेंशन आप ले रहे हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10 के 19 पॉइंट के तहत। इसके बाद सेक्शन 16 का सेकंड पार्ट है, जैसे कई प्राइवेट जो जॉब करते हैं उन एम्प्लॉयज़ को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, तो वो एंटरटेनमेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं, इसमें जो भी कम होगा उसकी एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। इसके बाद सेक्शन 24 का बी पार्ट है, इसमें अगर आपने होम लोन ले रखा है 1/4/99 के बाद आपने कोई भी होम लोन लिया है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है तो उस पर 2 लाख तक के इंटरेस्ट की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। या फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी की रिपेयर के लिए कोई लोन लिया है तो उस पर 30,000 तक की आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन 24 के बी पार्ट में इंटरेस्ट ऑन होम लोन पर एग्जेम्पशंस हैं। तो ये कुछ एग्जेम्पशंस थी जो एक सैलरीड एम्प्लॉय ले सकता है। एग्जेम्पशंस डिडक्ट करके ही आपकी टैक्सेबल इनकम आती है।
तो उसके बाद आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो आपने सेविंग्स की हैं उसके ऊपर। तो डिडक्शंस हम देखते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन 16 का IA पार्ट है। इसके तहत आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 तक की। इसका लगभग आप सभी को पता भी होगा। उसके बाद सेक्शन 57 का IIA पार्ट है। इसमें अगर आपको फैमिली पेंशन मिल रही है तो आप उसका 1/3 जो भी आपको इनकम हुई है या फिर 15,000 रुपये तक जो भी कम होगा उतनी लिमिट तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद जो मोस्टली डिडक्शंस हैं वो सेक्शन 80 में हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 80C के तहत आप 1.5 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन देते हैं, PPF आपने अगर अकाउंट खुलवा रखा है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, उसके तहत भी अगर आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया है या फिर यूलिप में या फिर LIC म्यूचुअल फंड में या फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में। जो ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है इसमें म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो 3 साल तक लॉक हो जाते हैं आपके, आप 3 साल के बाद ही उनको बेच सकते हैं। तो इस तरीके के किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसकी भी आपको 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन मिल सकती है। अगर आपने बच्चों के रेगुलर कोर्स के लिए ट्यूशन फ़ी पे की है किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में भी, तो आप उसके लिए भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एग्जामिशन में जैसे हमने देखा था कि हमें होम लोन के इंटरेस्ट पर एग्जामिशन मिलती थी, इसी तरीके से अगर आपने होम लोन का प्रिंसिपल पे किया है तो उसके तहत आप 80C में उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद FD होती हैं जो हम बैंक में करवाते हैं, जो 5 साल तक मिनिमम पीरियड होता है, 5 साल तक लॉक इन होता है उनका। तो ऐसी FD पर भी आप 80C के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आपने चार्जेस दिए हैं तो वो भी आपके डिडक्शन के तहत आ जाते हैं 80C के तहत। तो इन सभी को मिलाकर टोटल आप 1.5 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर आपकी सेविंग है तो वो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर 1.5 लाख से कम है तो जो एक्चुअल आपकी सेविंग है वही आप क्लेम कर पाएंगे। अगर आप टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप PPF वगैरह में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं या फिर FD करवाते हैं तो फिलहाल आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी 80C के तहत। लेकिन इन पर जो इंटरेस्ट होगा, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा जब इनकी मैच्योरिटी होगी 3 साल या 5 साल के बाद, तो वो इंटरेस्ट आपकी इनकम में कैलकुलेट होगा और फिर उस साल आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए इनका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। जो PPF होता है उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। तो इसलिए अगर आपको टैक्स ही बचाना है तो PPF में ही इन्वेस्ट करें। इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी बता दूं, अगर आपने LIC करवा रखी है तो 80C के तहत आप उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और ये डिडक्शन आप मैरिड डॉटर के केस में भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अपनी बेटी की LIC पॉलिसी करवाई थी और उनकी मैरिज हो चुकी है तो मैरिज के बाद भी अगर आप उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आप उस पर भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो 80CCC है। इसमें अगर आप LIC का या किसी भी दूसरी कंपनी का जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है उसका कोई पेंशन प्लान लेते हैं तो उसके तहत भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80CCD के 1 पार्ट में अगर आप NPS में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपकी 10% सैलरी डिडक्ट होती है NPS में, तो उतनी अमाउंट तक आप शो कर सकते हैं। ये सभी जो इनकम है 80C में, 80CCC और 80CCD1, इन सभी को मिलाकर आप 1.5 लाख तक की ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 80CCD का 1B है। इसमें अगर आप NPS के टायर 1 में आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या फिर NPS टायर 2 के टैक्स सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 50,000 तक की एडिशनल डिडक्शन आपको मिल जाती है 1.5 लाख 80C में, और 50,000 80CCD के 1B में टोटल 2 लाख तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 80CCD2 है। इसमें जो एम्प्लॉयर आपको कंट्रीब्यूशन देता है NPS का, जैसे 10% हम करते हैं और फिलहाल जो गवर्नमेंट है वो 14% कर रही है। PSU के केस में अभी भी 10% ही है ये। तो ये जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है ये आपको एक बार इनकम में शो करना होता है, जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उसमें ये ऐड करना है। उसके बाद 80CCD2 में जितना भी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने किया है वो फुल्ली डिडक्टेबल होता है, पूरे की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आप। इसके बाद सेक्शन 80CCH है। ये अग्निपथ स्कीम के लिए है। जो अग्निवीर हैं, चाहे वो आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, उनकी पे से जो भी अमाउंट काटी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद सेक्शन 80D है। इसके तहत अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है और अपना करवाया है या बच्चों का करवाया है या फिर पेरेंट्स का करवाया है और वो 60 ईयर्स से कम है तो 25,000 रुपये तक की आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं।
अगर मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 से कम का है तो जिस जिस अमाउंट का इंश्योरेंस है उसी अमाउंट की आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर पेरेंट्स 60 ईयर से ज़्यादा हैं या फिर कोई पेंशनर जिसने खुद का करवाया है मेडिकल इंश्योरेंस और उसकी उम्र 60 ईयर से ज़्यादा है तो 50,000 रुपये तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपने खुद का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है, आपकी उम्र 60 साल से कम है, अपने पेरेंट का भी करवाया है, उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो आपको 75,000 रुपये तक की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप दोनों 60 साल से ज़्यादा हैं तो 1 लाख तक की भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाया है, कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है, कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं, तो उसके भी आप 5,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आपका कोई मेडिकल का खर्चा हुआ है जिसको आपने गवर्नमेंट से क्लेम नहीं किया है, तो उस केस में आप 50,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80D के तहत। और इस सेक्शन के तहत ये एप्लीकेबल नहीं है कि पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंड हों या ना हों, इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे पेरेंट डिपेंड हों या ना हों, आप फिर भी पेरेंट्स का अगर मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं तो भी आप इस डिडक्शन को क्लेम कर पाएंगे। इसके बाद सेक्शन 80DD है, ये उस केस में है अगर आपके घर में कोई फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है तो अगर उसकी डिसेबिलिटी 40% तक है तो 75,000 रुपये तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर 80% से ज़्यादा है तो 1,25,000 रुपये तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 80DDB है, इसमें ये कुछ एक स्पेसिफाइड डिजीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे कैंसर है, एड्स है, तो इस तरीके से कुछ एक डिजीज़ हैं। अगर इनकी ट्रीटमेंट के लिए आपने कोई खर्चा किया है और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 40,000 रुपये तक का आपको डिडक्शन क्लेम मिल जाएगा। अगर 60 साल से ज़्यादा है तो 1,00,000 रुपये तक का इसमें डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 80E है, इसके तहत अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो पूरे के पूरे इंटरेस्ट की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद सेक्शन 80EE आता है, अगर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से लेकर 2018-19 तक आपका लोन सैंक्शन हुआ है होम लोन के लिए और आपके घर की वैल्यू 50 लाख से कम है और जो आपने लोन लिया है वो 35 लाख से कम लिया है और ये आपने पहला घर खरीदा है, इसके अलावा आपका और कोई घर नहीं है, तो आप सेक्शन 24 के अतिरिक्त भी 50,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उस पर। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन के ऊपर टोटल 2.5 लाख तक की डिडक्शन और एग्जेम्पशन मिलाकर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 80EEA है, ये भी होम लोन से रिलेटेड है। इसमें जैसे 2018-19 तक आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए था, सेक्शन 80EEA में अगर आपका लोन सैंक्शन 1/4/2019 से लेकर 31/3/2022 तक हुआ है, आपके जो घर की कीमत है वो 45 लाख रुपए से कम है और ये आपका पहला घर है, तो आप 1.5 लाख रुपए तक के उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और ये डिडक्शन भी सेक्शन 24 के एडिशन में है, मतलब 2 लाख रुपए वहाँ पर और 1.5 लाख रुपए सेक्शन 80EEA में, तो टोटल आप 3.5 लाख रुपए तक होम लोन के इंटरेस्ट पर एग्जेम्पशन और डिडक्शन मिलाकर क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 80EEB है, ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। आपने कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, और जो आपका लोन है वो 1/4/2019 से लेकर 31/3/2023 तक सैंक्शन हुआ है, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पर आप 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 80G, इसके तहत डोनेशंस हैं, जो भी आप दान करते हैं उसमें कुछ एक इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन पर 100% रिबेट होता है डोनेशन का, और कुछ एक ऐसे हैं जिस पर 50% रिबेट होता है। इनमें बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि जो बाय नेम हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, मीन्स मोस्टली जो बाय नेम है उन पर 50% का रिबेट आप क्लेम कर सकते हैं। और जो इंस्टीट्यूट बाय नेम नहीं है, जैसे नेशनल डिफेंस फंड, जिला साक्षरता समिति, नेशनल इलनेस असिस्टेंट फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड एक्सेट्रा, उन पर आप 100% तक का डोनेशन का रिबेट ले सकते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट हैं ये भी हर साल चेंज होते रहते हैं, तो एक बार जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उनसे गो थ्रू हो जाएं आप डोनेशन करने से पहले कि किस इंस्टीट्यूट पर आप कितने % क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। और डोनेशन अगर आप 2,000 रुपये से ज़्यादा कैश में कर रहे हैं तो आपको 2,000 रुपये तक की ही डिडक्शन मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन या फिर बाई चेक डोनेशन कर रहे हैं तो फिर आपको 100% या फिर 50% इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आप रिबेट ले सकते हैं। इसके पॉइंट ए में जो मैंने ये बता रखे हैं 100% और 50% के जो इंस्टीट्यूट हैं, वो जो रिबेट है वो आपको DDO के लेवल पर ही मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कहीं और डोनेशन दिया है तो उसका क्लेम आप ITR फाइल करने के दौरान ही ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं वो कैपेबल हैं आपको रिबेट देने के लिए। इसके बाद है सेक्शन 80GG, ये हाउस रेंट से रिलेटेड है। जैसा कि आपने अभी देखा कि सेक्शन 10 के 13A के तहत जो हाउस रेंट हमें मिला है उसकी एग्जेम्पशन हम क्लेम कर सकते हैं।
लेकिन 80GG में आप हाउस रेंट की डिडक्शन ले सकते हैं। ये डिडक्शन वही क्लेम कर सकता है जिसको सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता और उसने फिर भी रेंट पे किया है, तो उसके लिए सेक्शन 80GG एप्लीकेबल है। अगर आपकी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस आपको नहीं मिल रहा और आप फिर भी रेंट पे कर रहे हैं तो सेक्शन 80GG के तहत ही आप डिडक्शन क्लेम करें हाउस रेंट की। उसके लिए भी जो आपको कैलकुलेशन है वो 3 पॉइंट में होती है। इनमें से जो सबसे कम है उसी अमाउंट का आप हाउस रेंट की डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। उसके बाद है सेक्शन 80GGA। इसमें अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन दिया है तो 100% आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर 80GGB है, अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है और आप इंडिविजुअल नहीं हैं, जैसे कि कोई फर्म है या फिर कोई कंपनी है, तो उस केस में आप 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80GGC है इंडिविजुअल के लिए, जैसे कि आप सैलरीड हैं और आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है तो इंडिविजुअल के केस में आप इस सेक्शन के तहत 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 80TTA है, जो आपके सेविंग अकाउंट हैं उस पर जो इंटरेस्ट आता है हर साल, उसकी डिडक्शन 10,000 रुपये तक आप सेक्शन 80TTA के तहत क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही जो सीनियर सिटीजन हैं उन्होंने कोई FD वगैरह करवा रखी है तो उस पर जो ब्याज आया है वो सेक्शन 80TTB के तहत 50,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है सेक्शन 80U। ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो फिजिकली डिसेबल हैं। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 75,000 रुपये तक की वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर किसी को 80% से ज़्यादा या 80% तक की भी डिसेबिलिटी है तो वो सीवियर डिसेबिलिटी के केस में आता है। ऐसा एम्प्लॉई 1,25,000 रुपये तक की छूट ले सकता है इनकम टैक्स में। तो ये कुछ एक एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस थी। मोस्टली मैंने कोशिश की है सभी को कवर करने की, फिर भी अगर कोई बाई चांस रह गई हो तो मेरा सुझाव ये है कि आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो ये जो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं इसके तहत आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे मैंने बताया था कि SAS के एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।